नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख देगर ब्रेक फरे लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। दो राज्यों में चुनाव है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में लगातार लिंचिंग की खबरें आ रही हैं। अभी चरखी दादरी में मामला आया हो और वाके बाद में कोई शांति भी नहीं हुआ। वाके बाद तुरंत ही फरीदाबाद पे एक और नया मामला आया हुआ है। लिंचिंग की घटना लगातार बढ़ रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन कोई पूछताछ नहीं है रही है, सब सरदमगर्दा है। यह के साथ साथ अब कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है और हमारे साथ जो मेहमान है, अरुणेश यादव है कांग्रेस से और कुलदीप मलिक है सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक नेता। तो स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरुणेश जी, राहुल गांधी जी की कहीं आरएसएस से कोई गुप्त मीटिंग है? जनसंख्या पे उन्होंने हामी भर दी है कि जी जनसंख्या वो जो कानून है वह कर दो लागू। क्या कहोगे? देखो जाति साहब, सबसे जनगणना। पहले तो इस महत्वपूर्ण जो आपने मुद्दा रखा है इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। जहां एक तरफ तमाम जो मीडिया है हिंदू मुस्लिम चला रहा है और आप इतने अहम मुद्दों और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और अब आते हैं आपके सवाल पे। अगर बात की जाए राहुल गांधी जी के जातिगत जनगणना को लेके और उसमें आरएसएस के स्टैंड को लेके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आरएसएस इस समय बीजेपी से खिन्न है, क्योंकि बीजेपी में जो गुजराती खेमा है वो आरएसएस और बीजेपी का जो मूल खेमा है उस पे हावी हो चुका है। और लोकसभा चुनाव में भी आरएसएस के लोगों को टिकटें नहीं दी गई थी। जो सम्मानजनक टिकटें वो मांग रहे थे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने उतनी संख्या में आरएसएस के लोगों को टिकटें नहीं दी। और इसके बाद जब मंत्रिमंडल बना तो उसमें भी आरएसएस के लोगों को समायोजित नहीं किया गया। तो ऐसी तमाम वजह है जिस वजह से ना चाहते हुए भी आरएसएस जातिगत जनगणना के लिए एग्री हो रहा है। लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट है मोहन भागवत का, वो आपने देखा होगा, बड़ा नपा तुला है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए लेकिन वो सामाजिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए और उसमें उसको राजनीतिक रूप से ना देखा जाए। लेकिन हमें एक बात बड़े अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी कि अगर लेकिन हम साहब, जातिगत जनगणना कर रहे जनता में हैं तो तो जातिगत जनता में जनगणना में सभी दृष्टिकोण साथ में रख के करने पड़ेंगे। जी। जनता में तो जनता में तो एक मैसेज जा रहा है ना कि भाई आरएसएस और राहुल गांधी की जो एक ही बात है रही है, राहुल गांधी की बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करो आरएसएस में। तो जनता में के मैसेज जा रहा हो, कहीं गुप्त मीटिंग तो नहीं है रही अंदर अंदर? देखो साहब, ऐसा है सर कि अगर आप कोई बात रखते हैं और बात जनता को समझ में आती है और जनता की बेहतरी के लिए है, तो इसमें मैं ये सम्मान के चलता हूं कि पक्ष विपक्ष नहीं देखना चाहिए। कि अगर विपक्ष ने कोई बात रखी है तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है उस बात से, अगर जनता की बेहतरी हो रही है तो सत्ता पक्ष को भी इस बात को मानना चाहिए। मोदी जी चूंकि जनता की बेहतरी और भलाई से ज्यादा वो अपना, कहते हैं ना, एक अपना ईगो ईगो को ज्यादा अरे महत्व देते हैं, अपने अहंकार को ज्यादा महत्व देते हैं। इस वजह से मोदी जी इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं हो रहे हैं। अब आरएसएस इस बात को मान रही है तो स्वागत है साहब, क्योंकि इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ तो है नहीं। हम तो ये ठीक चाहते हैं है कि जनता की बेहतरी के लिए जितने काम हो सकते हैं वो हों। और अगर बीजेपी मलिक उन साहब। काम को कर रही है, हमारे जी सजेशंस को चुप है। मान रही है, तो साहब ये अच्छी बात है। बीजेपी नहीं मान रही तो आरएसएस मान रही, ये भी अच्छी बात है। मलिक साहब, आरएसएस राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रही है, क्या कहोगे? जाति देखिए चौधरी जनगणना पर साहब, हामी भरी है कि हाँ होनी चाहिए? जी जी, देखिए चौधरी साहब, भाई बड़े बुजुर्गों ने हमेशा जो है एक बात बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देश काल और परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। कभी भारतीय जनता पार्टी का जो है समय था और भारतीय जनता पार्टी का समय ऐसा आया कि ये देखते देखते जो है पिछले 10 साल में विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गई। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली रही और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर रहा,
आज उसी का नतीजा है कि आरएसएस के लोग भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की भाषा बोलने लगे, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश में जातिगत जनगणना के लिए एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है जागरूकता फैलाई। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी यात्रा करी, उन यात्राओं का ये असर हुआ कि लोग कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना के पक्षधर बने। और उसका जो परिणाम है वो हमें लोकसभा के जो रिजल्ट आए उसमें भी देखने को मिला। रही बात भाई आरएसएस के मोहन भागवत जी की और राहुल गांधी जी की, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो आरएसएस के वर्कर है और खास तौर से जो आरएसएस के पुराने वर्कर है, वो भी जो सरकार की कार्य प्रणाली है या जो सरकार के काम है उन्हें लेकर नाखुश है। और उनके अंदर भी एक अंडर करंट चल रहा, और ये उस अंडर करंट का ही परिणाम है कि भाई आरएसएस प्रमुख कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के सुर में सुर मिला के जातिगत जनगणना का समर्थन कर दे। जहां तक देश हित की बात है, जी जी, जहां तक देश हित की बात है तो भाई मेरे ख्याल से ये तो एक देश हित के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर डालने वाली बात है। हो सके भाई आरएसएस वालों की मैं तो ये कह रहा कुछ चाल ही हो कि आप इनके सुर में सुर मिलाओ और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर कुछ न कुछ प्रेशर पड़े। तो देखिए राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभावना हो सकती है चौधरी साहब। ठीक है अरविंद यादव, तो राहें कछु आसान है रही हैं, जातिगत जनगणना की राहें कछु आसान है रही हैं, आप ऐसे महसूस है रहा आपको? जब तक प्रधानमंत्री जी इस पे कोई फैसला नहीं लेते, संसद में जब तक ये प्रस्ताव पारित नहीं हो जाता, तब तक हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो मूवमेंट चल रहा है लगातार, हम जिले जिले में और प्रदेश लेवल पे इस पे बैठकें भी कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी ने प्रयागराज में सामाजिक न्याय सम्मेलन किया था, जिसमें तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, दलित पिछड़ों की राजनीति करने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, इनको बुलाया गया था। इसमें काफी संख्या में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र भी पहुंचे थे, शोधार्थी भी पहुंचे थे और खुला संवाद हुआ, वार्तालाप हुआ। कोई ऐसा नहीं कि मन की बात कही गई हो। राहुल जी ने सभी के सवाल लिए और अपने जवाब दिए और बिल्कुल राजनीति से अलग होके वो सवाल जवाब किए गए और उन चीजों को भी समझाया गया कि कैसे एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें ये रहा कि मिस इंडिया जो कंपटीशन होता है, तो राहुल जी ने कहा कि मैं इसमें लिस्ट देखी और कोई भी दलित और आदिवासी अब तक मिस इंडिया क्यों नहीं बना। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे ऐसे कमें यहाँ पे हैं, चाहे उसको मीडिया को ले लो, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी को ले लो, ज्यूडिशरी को ले लो, चाहे कला क्षेत्र को ले लो, वहां पे कुछ वर्ग विशेष के लोग अपनी मोनोपोली क्यों बनाए हुए। आखिर जिसे मुख्य धारा में जो सुविधाओं का फायदा मिल रहा है, तो वो वंशवाद को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। जो हमारा गरीब तबका है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ऐसा नहीं कि वो गरीब तबका सिर्फ जो है मान लीजिए यादव में ही है या जाटव में है या मुसलमान में है, वो ब्राह्मणों में भी हो सकता है, जाटों में भी हो, में हर तबका है। तो उस तबके को ऊपर उठाने के लिए और सामाजिक न्याय में एक संतुलन बनाने के लिए और संविधान की जो मूल धारणा है, उस मूल धारणा का लाभ उस आखिरी तबके को, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये काम बहुत जरूरी है। अभी एक सर्वे मैंने पढ़ा था जिसमें मुसहर जाति के लिए सर्वे आया और 10,000 में से मात्र 10 व्यक्ति ग्रेजुएट है। ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जहां हम विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, जहां हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थशक्ति बनने की बात कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री जी जीडीपी कह रहे हैं साहब हमारी बहुत बढ़ रही है, वहां मुसहर जाति जो अति दलित में आती है उसमें 10,000 में मात्र 10 लोग ग्रेजुएट हैं। ठीक है, ये बात तो रही जाति जनगणना की, अरुणेश यादव जी की तो बात रही जाति जनगणना की। लेकिन अब तक तो सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिमन के संग अत्याचार है रो, लेकिन अभी अभी जो ताजी घटना हुई है फरीदाबाद में, वो तो ब्राह्मण को बच्चा बिल्कुल नहीं हो बच्चा, और इन गायबार ने मार दियो, गोली मार दी। क्या कहोगे कि जुल्म जो है रो?
राहत इंदौरी साहब का वो शेर याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आए कई घर जद में, यहाँ मोहल्ले में कोई मेरा अकेला मकान थोड़ा ही है साहब। जब मुसलमानों की आप लिंचिंग करेंगे तो हिंदुओं के घर भी उसमें आएंगे, क्योंकि लपेटे में नफरत तो घर आएंगे नहीं ही, और वो देखती, आएंगे। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। नफरत नहीं देखती साहब, नफरत धर्म नहीं देखती साहब। नफरत हम्म, फैलाने वालों को बस नफरत फैलानी होती है। एक अभी हम्म। ट्रेन का भी एक वीडियो वायरल हो रहा था, मेरा उस हाँ, वीडियो को महाराष्ट्र देखने को। के अंदर से हाँ दिल में मतलब कचोट गया कि साहब एक बुजुर्ग व्यक्ति को जो अपने परिवार से मिलने जा रहा है, अपने बच्चों से मिलने जा रहा है, उसको आप पीट रहे हैं। आखिर हम्म, समाज किस दिशा में जा रहा है? और प्रधानमंत्री जी या बीजेपी की किसी भी नेता का उसको लेके कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और जो बेचारा ये हम्म, बच्चा फरीदाबाद का, इसका क्या कसूर था? ये तो हम्म। अपने मित्रों के साथ जा रहा था। अब इसे क्या मालूम था कि ये दिन उसका जिंदगी का आखिरी दिन होगा? अब उसके पिता को भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई, हमने बीजेपी को वोट देके कितनी बड़ी गलती करी है। कहीं ना कहीं वो जो ठीक है। वोटर है, हालांकि जाति और धर्म पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने कभी ना कभी बीजेपी को वोट दिया होगा, चाहे भले हिंदू के ठीक है। नाम पे दिया हो। ठीक है, अरुणेश यादव, आप हमारे साथ बने रहिए। हम कुलदीप मलिक के पास पहुंच रहे हैं। मलिक साहब, जी जी। अब तो ब्राह्मण भी आ रहे हैं लपेटा में, और ये गाय वारिन ने ऐसा जुलम ढा रहा हो, का ये भी सड़क पे काय के साथ लिंचिंग कर दें और फैसला हैंड टू हैंड मार दें। बताओ कि कौन सा तरीका है? जी चौधरी साहब, देखिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है अगर इस तरीके की घटनाएं होती है, और खास तौर से जो आपराधिक घटनाएं होती है, उन आपराधिक घटनाओं को अगर हम जाति धर्म संप्रदाय में उलझा के देखते हैं हाँ, तो ये है देश का रही है सबसे। मलिक साहब, घटनाएं है रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं वो कह रहा कि अगर ऐसी घटनाएं हो रही है और उन्हें हम जाति धर्म के चश्मे से लगा के देखते हैं तो ये उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है। भाई एक बात बताओ, अपराधी तो अपराधी है, और खास तौर से सरकार ने पिछले हम्म, 10 सालों में जिस तरीके से लोगों को बांटने का काम किया है चौधरी साहब, मैं अभी पिछले लगभग 10 दिन से मुजफ्फरनगर के अंदर हूं, और मैं हाँ जी। कल रात ही लौटा। मैं आपको बताऊं, कल मैं पुरकाजी के अंदर था, और वहां पे क्योंकि जब समाज के अंदर जाते हैं सभी तरीके की बात होती है, हिंदू मुस्लिम के अंदर इस तरीके का भाईचारा था कि अगर मुस्लिम समाज की कोई शादी होती थी और बारात आती थी तो वो हिंदुओं के घर रुकती थी, और हाँ अगर जी। हिंदुओं की कोई बारात आती थी तो वो मुस्लिमों के घर रुकती थी। लेकिन जिस हम्म, तरीके से सरकार ने नफरत बढ़ाने का काम किया, और खास तौर से जो ये जनप्रतिनिधि है, जो सरकार के चुने हुए लोग हैं, उन्होंने भी इसमें तड़का लगाया, तो कहीं ना कहीं जो एक खाई बड़ी हिंदू मुस्लिम हम्म, के बीच में, और फिर आप हिंदू मुस्लिम को छोड़ दो, आप हिंदुओं के अंदर फिर आप जाति में घुस जाओ। भाई इन्होंने हम्म, तो जो है जातियों में भी बांटने का काम किया, और उसका यही नतीजा है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, भाई अगर हम्म। आप किसी के घर में आग लगाओगे तो ऑब्वियसली हाथ तो कभी ना कभी आपके भी जलेंगे। हो सके आप दूसरों के घर में आग लगाओ, वो आग आपके घर तक फैल जा, वो पूरे गांव तक फैल जा, वो पूरे देश में फैल जा, तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं देश के अंदर, और खास तौर से मैं तो इसमें मीडिया की भी हाँ। रोल अदा करे, और इस ठीक है, तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति अरुणेश आगे यादव। ना हो। जी बिल्कुल, अरुणेश यादव, अरुणेश यादव, अरुणेश यादव, एक अभी अभी खबर, बिल्कुल ताजी ताजी खबर है, यहाँ पे आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। एनडीए के गठबंधन में है जैन चौधरी की पार्टी, और जैन चौधरी ने जम्मू कश्मीर के अंदर अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जी, अरुणेश यादव। जी, यही खबर अगर इंडिया गठबंधन के लिए आती तो शायद मीडिया में अभी ये हॉट फेवरेट खबर होती। और आपने जी। देखा होगा मध्य प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रहे थे तो उसको ऐसा मुद्दा बनाया गया कि 1 महीने वो खबर चली। इससे हम्म, पहले मैं आपको बताऊं, जयंत चौधरी जी का तो खैर आज का है, जदयू जो इनका प्रमुख घटक दल है, जिसकी बैसाखी पे मोदी जी पूरी तरीके से, जदयू भी अलग चुनाव लड़ रही है। और जदयू ने हम्म, तो यहाँ तक स्टेटमेंट दिया है, जदयू के नीतीश कुमार जी ने, कि वहां पे जिन लोगों को शिकार बनाया गया है, जो पत्थरबाजी हम्म, के नाम पे गिरफ्तार किया गया है, तो जरा उनके आंकड़े निकाले जाएं कि वो किस जाति किस धर्म के और कहाँ के हैं। क्योंकि जो हम्म,
अंदरूनी खबरें मिली हैं कि पत्थरबाज जो पकड़े गए हैं उनमें ज्यादातर बिहार के मूल निवासी हैं, जो वहां पे नौकरी कर रहे हैं या छोटा मोटा वहां रोजगार कर रहे हैं, ठेले खोमचे लगा रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जिनको वहां पत्थरबाजों के नाम पर सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनकी अब तक जमानतें नहीं हो रही, क्योंकि बेचारे गरीब लोग हैं, देशाटन करके वहां पे परिवार का पेट पालने गए थे। क्योंकि मोदी जी ने 370 हटाने के बाद बोल दिया था कि अब साहब यहाँ कोई भी आके प्लॉट ले सकता है, तो गरीब जनता है मोदी जी के कहे में आ गई और बेचारे वहां चले कि वो ऐसे इनके जाल में फंसे हैं कि वो उनका देशाटन तो छोड़ो साहब, रोजी रोटी तो छोड़ो, जेल की हवा खानी पड़ रही है। तो साहब एनडीए में ही अंदर इतना ज्यादा विरोध है और इतना ज्यादा विरोध है कि आप देख लेना साहब, अभी तो सर फूटेंगे, सर फूटेंगे। क्योंकि त्यागी जी ने तक इस्तीफा दे दिया है। त्यागी जी, केसी त्यागी जी, जो समाजवादी नेता माने जाते हैं और नीतीश जी की पार्टी में उनका अहम रोल है, दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो उन कई स्टेटमेंट से मोदी जी के इत्तेफाक नहीं रखते थे, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, यूसीसी का मामला हो, चाहे इसके अलावा आपका ये जातिगत जनगणना का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, इन तमाम मामलों में उन्होंने असहमति जाहिर की है। तो जयंत चौधरी जी भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जातिगत जनगणना के मुद्दे पर या किसानों के मुद्दे पर, किसानों का जो आंदोलन हुआ है, तो इन्हीं मुद्दों पे इनकी राजनीति चल रही है और इन सब को लेके ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। तो हमें ऐसा लग रहा है जयंत चौधरी जी ने भी जो है, क्योंकि चिराग पासवान जी ने भी अभी जातिगत जनगणना का समर्थन किया और राहुल गांधी जी की तारीफ करी है, और इसके बाद इससे पहले स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी जी की तारीफ करी है। तो जब गठबंधन की सरकार चलती है ना साहब, तो इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। जी मिलेंगी। मलिक साहब के पास चलते हैं। मलिक साहब, आरएलडी जम्मू कश्मीर में आए, चुनाव लड़ेगी अपने बलबूते अकेले बगैर गठबंधन के, जबकि एनडीए को हिस्सा है वो। जी चौधरी साहब, बिल्कुल सहमत हूँ। और इस तरीके की जो है लेटेस्ट खबर मिल रही है। लेकिन चौधरी साहब मैं बताऊं कि जिस तरीके से आरएलडी, अगर हम पूर्व की बात करें, पिछले कई वर्षों से जो है समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन था और अचानक लोकसभा में ये गठबंधन टूटा और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खेमे में चले गए। खास तौर से जो आरएलडी का जनाधार है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भले ही आप जयंत चौधरी की बात करो या उनके पिताजी स्वर्गीय अजीत जी की बात करो या उनके दादाजी स्वर्गीय किसानों के महिमा चौधरी चरण सिंह जी की बात करो, भाई ये तो कहीं ना कहीं जो है भाईचारा की जो है इनकी फिलोसफी थी, धारणा थी। लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी जी ने पलटी मारी, खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इस बात से बेहद नाराज है। और जो इनके कार्यकर्ता है, आरएलडी के कार्यकर्ता है, मैं तो फिर कह रहा, चूंकि मैं तो ग्राउंड लेवल का सामाजिक इंसान हूं, मैं तो जगह जगह जो है गांव में घूमता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं। जिस तरीके से आरएलडी का जो ये समझो लास्ट पंक्ति का कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी से जबरदस्त तरीके से नाराज है और उनकी नाराजगी भी जयंत चौधरी जी तक पहुंच रही। चूंकि देखो जयंत चौधरी भी भाई बड़े राजनीतिज्ञ है, पढ़े लिखे है और जो है अच्छे डिसीजन लेने में जो है लोग तो आप कह रहे हैं कि ये चवन्नी है, चवन्नी आप कह रहे हो, आप बड़े राजनीतिज्ञ है, जम्मू कश्मीर में जा रहे हो, जम्मू कश्मीर में उनको क्या है बताओ। नहीं, एक बात तो बताओ भाई, चवन्नी है वो बिल्कुल, मैं तो आज भी उसी बात पे जो है कायम हूं। मैं कोई एक बात बताओ, बड़े इस देश में बड़े राजनीतिज्ञ की पहचान ही चौधरी साहब यही है कि वो जब चाह जब पलट जा, वो जब चाह जब पलट जा। चवन्नी आज नहीं बोल रहे ऐसे जैसे पहले बोले। नहीं तो चवन्नी पलट गई ना। और मैं तो कह रहा है कि चवन्नी का जिस तरीके से विरोध है, इनके कार्यकर्ता जिस तरीके से जो है विरोध कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हो गई, तो जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हो सके ये कार्यकर्ता की जो है ऐसी आवाज हो और उस आवाज को जयंत चौधरी ने जो है सुना हो। और भाई अंदरूनी एक बात बताओ चौधरी साहब, अंदरूनी क्या चल रहा है तो ना आपको पता है हमें पता। भाई ऐसी स्ट्रेटजी जयंत चौधरी जी की क्या है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी का एक सिंबल है। जयंत चौधरी को भी पता है जम्मू कश्मीर में जयंत चौधरी जाके क्या कर लेंगे, कितनी सीट वे वहां पे निकाल लेंगे, ये तो सबको पता। तो हो सके
अगर वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो अंदरूनी कुछ मतभेद हो, मेरा तो अपना पर्सनल आकलन ये है। और इस तरीके का डिसीजन, और अभी डॉक्टर साहब ने कहा भाई इनके तो जितने भी घटक दल है इनमें अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है ना, और वो फुंसी का धीरे धीरे फोड़ा बनेगा, और जिस दिन वो फोड़ा फूटेगा उस दिन देश की जनता को पता चलेगा। अरुणेश यादव, मलिक साहब कह रहे हैं कि इनकी तो धीरे धीरे फुंसी को फोड़ा बनेगा और फूटेगा। अब बताओ, बीजेपी ने अच्छे काम करे हैं भाई, धारा 370 में तब्दीली करी है, शांति लाई है, क्या कहोगे? देखो साहब, धारा 370 में तब्दीली करने के बाद कश्मीर में शांति आई है या कश्मीर में क्रांति आई है या कश्मीर बदहाल हुआ है, इस बात को वहां की जनता बेहतर बता पाएगी। सरकार के जो खोखले दावे हैं, उन खोखले दावों से कुछ नहीं निकलना, और इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है जब चुनाव के परिणाम आएंगे। तो 4 अक्टूबर को स्थितियां बिल्कुल सामने आ जाएंगी कि मोदी जी ने वहां कितने झंडे फहराए, कितने झंडे गाड़े, कितने वहां के लोग खुशहाल हुए, कितने जम्मू से जो हिंदू समाज के लोग थे वो आपके विस्थापित करके कश्मीर घाटी पहुंचे, और कितने लोग वहां घाटी में खुश हैं, कितने लोग संपन्न हैं, कितने कश्मीरी पंडित वापस गए जी, कितने कश्मीरी पंडित वापस गए। हाँ, ये चीजें तो सब चुनाव के बाद आ जाएंगी ना खुल के। अब आप एक चीज मान के चलो, लोकसभा चुनाव से एक थोड़ा सा आप ट्रेलर देख लो, कश्मीर की दोनों सीटों पे बीजेपी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, इनको कैंडिडेट ही नहीं मिले। इनके जो मेन नेता थे जम्मू कश्मीर के, लाल सिंह जी, वो कांग्रेस में आ गए, जो जिनके दम पे ये चुनाव लड़े थे पिछली बार, और जिनके दम पे ये हुंकारी भरते थे। मुख्य नेता ही आपकी पार्टी छोड़ गए। गुलाम नबी आजाद को आपने तोड़ के अलग पार्टी बनवाई। अब गुलाम नबी आजाद ने भी कैंडिडेट की लिस्ट डिक्लेयर कर दी और उसके बाद किनारा कर गए। ये कह रहे हैं आजाद साहब कि साहब स्वास्थ्य कारणों से हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, और जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना समझे और अपना जाने कैसे क्या है क्या नहीं है। जैसे चुनाव लड़ना हो लड़ लो, जैसे नहीं लड़ना हो ना लड़ो। और दूसरी बात, बीजेपी की कोई भी लिस्ट जम्मू कश्मीर की आ रही है वो तुरंत ही वापस हो जाती है, इनका विरोध हो जाता है, आपस में सर फूटने लगते हैं, आपस में जूते चलने लगते हैं। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के, जहां कैंडिडेट आपस में एक दूसरे पे जूता फेंक रहे हैं। एक जगह तो ऐसा बताया कि 5 कुर्सियां टूट गई साहब कार्यालय की, इतनी जो है जूता। गिनती भी याद है अरुणेश जी आपको, तो 5 ही कुर्सी। नहीं, ये चीजें तो सोशल मीडिया के जरिए आ रही है। अब नेशनल मीडिया तो इनको नहीं दिखाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पे चीजें दिखाता है ना। अब ट्विटर पे हो, जहां तक हो ट्विटर हो, तो उस पे तो इन चीजों का भी बैन नहीं लगा। हालांकि मोदी जी कोशिश में तो लगे हैं, लेकिन वो एलन मस्क नहीं मान रहे हैं साहब। कह रहे हैं साहब नहीं, वो आजादी जो है स्पीच की वो हमारे उस पे बरकरार रहेगी। अभी देखो, हालांकि मलिक साहब, ओ क्या नाम, अरुणेश जी एक बात तो बताओ, जो सेबी की चेयरपर्सन है माधुरी पुरी बुच, माधवीपुरी जी, हाँ, उन पे जो है आपकी पार्टी ने बड़ो केड़ो निशानो साधो, क्या मामलो है तन्ना भाई बताओ, हमारे लगातार 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, और उसमें खुलासा भी हुआ है कि कैसे सेबी की चेयरमैन और उससे पहले सेबी की सदस्य रहते हुए माधवीपुरी बुच मोहतरमा ने यहाँ से भी तनख्वाह ली, सरकार से भी, और आईसीआईसीआई बैंक से भी तनख्वाह लेते रहे साहब। ये मान के चलो दोनों जगह से इन्होंने पैसा लिया, और पैसा कोई थोड़ा बहुत नहीं, कई करोड़ रुपए का मामला है। और इसमें सिलसिलेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और कई खुलासे होंगे। और हमारी जो मांग है वो सीधी सीधी मांग एक है कि साहब इनका इस्तीफा लिया जाए और इनके ऊपर जांच बैठाई जाए। अब देखो, अडानी मामले में जांच बैठाने की जिम्मेदारी किसे दी गई? जो खुद चोर है। एक चोर को ही तिजोरी की रखवाली दे दी गई। अब उसके बाद आपने देख लो, उन्होंने अडानी को क्लीन चिट दे दी। अब मामला आपके सामने है कि दाल काली है या पूरे दाल में काला है या पूरी दाल काली है, क्या मामला है वो सब सामने आ रहा है। और सिलसिलेवार चीजें निकल के आएंगी साहब। अच्छा अनुमेश जी एक बात और बताओ कि किसान बेचारे अभी तक वहां पे आंदोलन में बैठे हुए हैं, इनको भी कछु भलो होगो या ना होगो? बिल्कुल बिल्कुल होगा साहब। शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, और हम जो है हमारी जैसे ही हरियाणा में सरकार आएगी, हम किसानों की सारी जायज मांगे मानेंगे, और किसानों के जो मुद्दे हैं वो हमारे लिए प्राथमिकता पे हैं।
राहुल गांधी जी ने किसानों को अभी संसद में भी बुलाया था, हालांकि मोदी जी की जो सिक्योरिटी उन्होंने नहीं घुसने दिया, तो राहुल गांधी जी खुद उनको गेट से रिसीव करने गए थे। और जहां तक माना जाए, किसानों के साथ हम बराबर मजबूती से खड़े हैं और पहले दिन से खड़े हैं। मजबूती से खड़े हैं, ठीक है। हमारे साथ किसान नेता परवीन शर्मा भी मौजूद है। तो परवीन जी, किसानन की तो सरकार पूछ ही नहीं रही। बिल्कुल सही बात है। किसान ने तो पूछ ही नहीं रही सरकार। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसान की कोई पूछ नहीं है। क्या कहोगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किसानों की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। जिस तरीके से एमएसपी को लेकर किसान लगातार धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन पर गोले दागे जा रहे हैं, रबर प्रूफ के गोले दागे जा रहे हैं और लगातार किसान शहीद भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। लेकिन हमारा भी एक अलग अब फंडा हम जो है अपनाएंगे। लगातार जिस तरीके से आंदोलन हम लोगों का चल रहा था, अब हम कुछ अलग तरीके से चलाएंगे और सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान वो है जो सरकार जो देश को चलाता अलग है। क्या करोगे? अग- अलग क्या करोगे? लाठी डंडा चलाओगे? अलग क्या लाठी करोगे? डंडा नहीं, नहीं लाठी डंडा नहीं चलाएंगे। जिस तरीके से सरकार, मौजूदा सरकार हिटलर शाही पर आ गई है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ब्रिटिश सरकार जिस तरीके से हुकूमत कर रही थी, वही चीज है। क्योंकि किसानों को कीलें लगा देना, किसानों के ऊपर गोली दागना, किसानों को लाठी बरसाना, किसानों की जान तक चली गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ हम अब गांव-गांव जाकर के एक अभियान चलाएंगे। ऐसे लोगों को, सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे, क्योंकि धरना प्रदर्शन आंदोलन तो होते ही रहेंगे और संविधान ने हमें हक भी दिया है। लेकिन अब हमारा एक अलग फंडा ये रहेगा कि गांव-गांव जाकर एक जागरूकता अभियान चलाएंगे कि जो किसान की नहीं सुनेगा। हमारा एक ठीक है। नारा भी है, हमारा एक नारा भी है, जब जब किसान दुखी रहेगा, तब तब धरती पर तूफान रहेगा, और जब होगा संपन्न किसान, तभी बनेगा देश महान। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सरकार इस देश पर वही राज करेगा जो किसानों की सुनेगा, अन्यथा जो हम ऐसी किसानों की सरकार को सुने। खदेड़ने का काम करेंगे। मलिक साहब, जी किसान तो कल भी परेशान और आज भी परेशान, और आगे की आने वाले समय में भी कोई स्थिति ऐसी नजर नहीं आ रही कि किसानन को कोई सूद लेने वाला होगो। क्या कहोगे? जी ऐसे जी कैसा काम चलेगा? जी 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 चौधरी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा भाई। किसान तो पहला भी परेशान था और आज भी परेशान है, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं कि भाई आगे किसान की दशा दिशा सही नहीं होगी अगर सरकार अच्छे कदम उठावे। और खास तौर से जिस तरीके से किसान आंदोलनरत है और किसान जागरूक भी हो रहा। चौधरी साहब देखिए, ये वही किसान है जिसने कभी देश में भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बनाई थी, और पिछले 10 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग देश पे शासन कर रहे, तो उसमें सबसे बड़ा अगर कोई योगदान है तो वो किसानों का योगदान है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के वादे किसानों के लिए किए थे, आप देखिए कि भाई किसानों की आमदनी 2022 तक जो है दुगनी कर दी जाएगी। लेकिन आमदनी दुगनी होने की तो बात अलग, ये तो जितनी लागत फसलों पर लगती है, आप किसी भी फसल की बात करो, जब किसान कोई जो है फसल उगाता है तो उस पर जो लागत लगती है, चाहे वह बीज के रूप में हो, चाहे वह बिजली पानी के रूप में हो, या वो जो है डीजल के रूप में हो, इन्होंने तो फसल की जितनी भी लागत है वो सारी की सारी लागत बढ़ा दी। और मुझे तो ये जादुई आंकड़ा समझ नहीं आ रहा कि भाई एक तरफ तो लागत बढ़ा दी, दूसरी तरफ ये हाँ, कह रहे थे आमदनी दुगनी करेंगे। लेकिन डॉक्टर ठीक है। कुलदीप मलिक को खुशी इस बात की है कि किसान अब इनके चंगुल से निकल चुका, और खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने तो ये करके दिखा लोकसभा के चुनाव में। और अब ठीक है। हरियाणा की बारी है, हरियाणा के किसान भी इनको जो है जवाब देंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास जवाब देंगे, जवाब देंगे, बिल्कुल बिल्कुल जवाब देंगे। परवीन शर्मा, हरियाणा में किसान सरकार को जवाब देंगे? परवीन शर्मा। लगातार किसानों का शोषण करते आ रहे हैं। लगातार किसान, अच्छा मांग क्या रहा है? किसान मांग तो ये रहा है कि एमएसपी दे दो। अच्छा, आपका मतलब यानी कि एक सुई बनाने वाली कंपनी अपने रेट निर्धारित कर सकती है, ट्रैक्टर बनाने वाली अपनी कंपनी जो है रेट निर्धारित कर सकती है, लेकिन एक किसान जो फसल उगाता है, पूरे देश को पेट पालने का काम करता है, क्या उसे हक नहीं है कि अपनी फसल का रेट निर्धारित कर सके? क्या मांग रहे हैं आपसे? एमएसपी तो मांग रहे हैं। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गिरे से गिरा हुआ मूल्य भी आप नहीं दे सकते, तो किसानों को क्या दे सकते हैं? सरकार को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द एमएसपी लागू करना चाहिए। अगर एमएसपी लागू नहीं बिल्कुल करती बिल्कुल है बिल्कुल सरकार, तो आंदोलनरत हम हमेशा बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। अब हमें समय बिल्कुल आगे बढ़ने की नहीं इजाजत नहीं दे रहे हो। प्रोग्राम को यहीं समाप्त करेंगे और दोबारा नए दूसरे प्रोग्राम में मिलेंगे। जब तक के नहीं,
देसी देख बेगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चो साहब।